दीक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं घनश्याम यादव आप लोगों को थोड़ा सा मौर्यकालीन भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचे के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो आप लोग देखेंगे कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी, मौर्य अर्थव्यवस्था कि मौर्य के शासन काल में किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, कैसे उनके पास रुपया पैसा कहां से आता था। तो 800 ईसा पूर्व की अगर बात करें हम मध्य देश में, तो कैसे लोहे की खोज ने प्रौद्योगिकी के इसको बढ़ावा दिया। आगमन से भारत में क्रांति आ गई कि जो प्रौद्योगिकी आई, प्रौद्योगिकी के आने से ही कर इसमें ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को जोड़कर देखा जाए तो शेष भारत में केवल पशुचारी और सह कृषि थी। कर पहले पशुचारण केवल होता था। करें धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के इस दौर से हम गुजर रहे थे कि उस समय लोहे की खोज हुई। जब लोहे की खोज होती है तो अर्थव्यवस्था में एक विकास क्रांति आती है। यह क्रांति तब घटित हुई जब राजनीतिक परिदृश्य को लेकर गहरे रूप से प्रभावित हुई। चरम पर परिणत के मध्य मगध मौर्य साम्राज्य में हुई। कर लगभग इसमें अर्थशास्त्र में उल्लिखित 27 अध्यक्षों में से 21 प्रमुख अर्थव्यवस्था विभाग में थे। कृषि, खाद्यान्न, व्यापार, वाणिज्य, नमक, शराब, कपड़ा इत्यादि के अधीक्षक या निर्देशक थे। कि उस समय जितने भी ज्यादा थे 27 निर्देशालय थे अध्यक्ष, उनमें से 21 जो प्रमुख निर्देशक थे। कह लोहे का उपयोग से क्या हुआ कि जंगलों की जो सफाई थी वो आसान हो गई। पहले जंगलों को काटने में, पत्थर से काटने में काफी वक्त लगता था, काफी समय लगता था, लेकिन जब से जंगल लोहा आ गया तो उससे अच्छे से कटाई होनी शुरू हो गई। खेतों की जुताई अच्छी होने लगी, अच्छी उर्वरता आ गई मिट्टी में, कृषि में तेजी आई, खाद्यान्न में इजाफा हुआ, गंगा के प्राकृतिक जलमार्ग का निर्यात की सुविधा बना दिया। कर इसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला उस समय। कर इसमें नगरों में क्रमिक विकास होने लगा। अब कैसे, कौन कौन से नगरों में हो भाई? श्रावस्ती, साकेत, वाराणसी, चंपा, राजगृह, उज्जैन प्रसिद्ध नगर बाजारों में चौराहों के इर्द गिर्द विकसित हुए। कच्चे माल की उपलब्धता, दस्तकारियों की बिक्री के लिए तैयार बाजार, दूर दूर से शिल्पकारों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। कि दूर दराज की जब कच्चा माल मिलने लगा तो दूर दराज के जो शिल्पकार थे, जो शिल्पी थे, जो कलाकार थे, वो वहां पे आने लगे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। कर इसमें उद्यमशील इस कदर आकर्षित किया कि 16 महाजनपदों की परंपरागत सूची में वर्णित 6ठी सदी में राजगृह होकर वाराणसी वहां तक शिला से जुड़ गया। दूसरा व्यापार मार्ग वाराणसी से साकेत और अयोध्या होकर श्रावस्ती तक जाता था। तीसरा मार्ग की बात करें तो कौशाम्बी से होकर वाराणसी उज्जैन से जोड़ दिया गया। चौथे मार्ग में उज्जैन से होकर दक्कन को जोड़ा गया कि उज्जैन और दक्कन को जोड़ दिया गया, इससे मार्ग बना दिए गए जिससे कि व्यापार हो सके। कह रहे कि ताम्रपाणी जिस श्रीलंका में है, पूर्वी भारत के अन्य द्वीपों तक जाने लगे। तक्षशिला सांस्कृतिक केंद्र के रूप में साथ साथ भारतीय मालों के मध्य पश्चिम एशिया, उससे आगे पश्चिम अफ्रीका, यूरोप तक वितरण केंद्र बन गया। यहाँ पर आके कहीं कहीं की अर्थव्यवस्था जो विकसित हुई वो आगे बढ़ी। अर्थव्यवस्था के कारण क्रमिक नगरीय में मौर्यों की साम्राज्यिक राज्य व्यवस्था को जन्म मिला। जिनका साम्राज्य और बढ़ता गया, अर्थव्यवस्था इतनी बेहतर हुई उतना साम्राज्य बढ़ता गया। करे उस समय तक कृषि की दृष्टि से सिंचाई से बहुत प्रतिष्ठित हो गई, सिंचाई काफी अच्छी हो गई। सिंचाई होने से क्या हुआ, कुछ क्षेत्रों में सिंचाई का वितरण जो मापन किया जाने लगा, कितनी सिंचाई हो रही है। अर्थशास्त्र में ऐसे जल कर की चर्चा हो रही थी। राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान करने के नियंत्रण में वसूला जा रहा था कि भाई सिंचाई की सुविधा तभी पहुंचेगी जब उनसे कर लिया जाएगा। कर लेकर सिंचाई की व्यवस्था की गई, नहरें बनाई गई, नदियों से नहरों को जोड़ा गया, तरह तरह से नदी पर पुल बनवाया गया, जलाशय, कुंड, नहरों का निर्माण हुआ, कुओं का निर्माण हुआ, जिससे सिंचाई होगी तो फसलों की पैदावार काफी अच्छी होगी। करे इसमें उल्लेखनीय कर देखा तो अस्थायी रूप से केंद्रीकृत सरकार ने अनेक प्रकार के व्यापार, शिल्पों, शिल्प संघों का विस्तार, संरक्षण प्रदान करती थी। कवचों, पोतों इत्यादि का निर्माण करते थे, शिल्प का निर्माण करते थे। कवच क्या होता था कि जो लोग लड़ाई के दौरान उसका इस्तेमाल करते थे अपने सुरक्षा के लिए, तो कवच का इसी तरीके से कार्यशाला में बहुत सारे कर्मियों को देना पड़ता था। सभी वस्तुओं पर कर लगाया जाता था।
की तिथि अंकित की जाती थी। सौदागरी के मालों में कड़ी जांच पड़ताल होती थी उस समय। मालों का मूल्य निर्धारण के वाणिज्य के रूप में अधीक्षक वर्तमान कीमत, मांग की आपूर्ति, उत्पादन लागत गंभीरता से विचार करता था कि कितने रुपए का माल है, कितना रुपए। जैसे आज देखते हैं कि एमआरपी होता है, तो ऐसे उसमें अधीक्षक जो होता था माल का, वो उसके मूल्य को निर्धारित करता था। उन मूल्यों के निर्धारण के बाद कह रहे कि मौर्य राजनीति और अर्थव्यवस्था और समाज के बीच में क्या संबंध था। तो मौर्य की राजनीति की बात हम करते हैं तो अर्थव्यवस्था समाज के बीच में मौर्य अर्थव्यवस्था, उनके समाज ढांचा, उनकी राजनीतिक प्रणाली काफी प्रभावित हुई। काफी अच्छी राजनीति उनकी थी। देश में सुरक्षित रखने के लिए ऐसी विशाल सेना और प्रशासन को चलाने के लिए इतनी विशाल का नौकरशाही को प्राचीन भारत में किसी भी राज्य में संपोषित नहीं किया था। जितनी बड़ी सेना इनके पास थी, जितना प्रशासनिक इनका दायरा था, इतनी बड़ी सेना किसी के पास ना थी, न इतना बड़ा राजकोष था कि विपदा में आने के बाद वो अपने राजकोष से लोगों को खिला पिला सके, दान दे सके। इतनी भारी व्यय, सामान्य कराधान संभव ही नहीं था। आय का लाभप्रद स्रोत प्राप्त करने के लिए मौर्यों ने राज्य के विविध आर्थिक क्रियाकलापों में श्री गणेश करना, उन्हें विनिमय करना अत्यावश्यक था। मौर्यों ने संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों ने राज्य के नियंत्रण की नीति अपनाई। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात, जनता के सारे संभावित करों पर आरोपण शामिल था। कि मतलब अगर इतनी बड़ी चीज का संचालन करना है, इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करना है, तो ये बिना कर लिए और बिना उनसे पैसा लिए एक व्यक्ति के पैसे से संभव नहीं है। तो अब बात आती है मौर्यों के सामाजिक कृषक नीति कि कृषि नीति क्या थी, कृषि पे क्या नीतियां थी। तो उस समय मौर्यों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने दोहरी नीति अपनाई। एक और जहां पर कृषक अधिवासियों की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त अधिवासियों के नए स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। कुछ किसानों को क्या किया कि एक तो अस्थायी भूमि दे दी, और कुछ लोग क्या किए, भैया आप यहाँ से चले जाइए, दूसरी तरफ जाके वहां जाकर जंगल की सफाई करके फिर आप लोग वहां पे अपना जो भी है काम धाम करना, खेती बाड़ी करना शुरू कीजिए। तो 3 उच्चतम वर्गों में सामूहिक संपत्ति बने। दास और भाड़े के श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे जो तीसरे वर्ग के लोग थे। कर इसमें परती जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य की ओर से अनेक प्रकार से मदद दी गई। जैसे मान लीजिए बंजर भूमि है, तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया, राज्य ने आर्थिक सहायता दी उन्हें कि भैया आप जाएं और कहीं न कहीं जाकर उस जमीन पर कृषि करें। कृषि करने के बाद जो भी चीजें वहां से उगती हैं तो उसका इस्तेमाल आप करें। तो धीरे धीरे वहां पे लोग गए, बीज, मुद्रा, अदायगी ये सब देना शुरू किया। दूसरी ओर नए अधिवास सेना ग्रामीणों में अधिकारियों, पुरोहितों के बिना स्वामित्व का अधिकार दिए, जमीनें दे दी गई। करे अतिरिक्त कृषक जमीन जोत कोड़ नहीं सकता था, करे उससे उसको दे दिया जाता था जो सही ढंग से उपयोग कर सकता था। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी जमीन का सही से उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी जमीन को उस व्यक्ति को दे दी जाएगी कि जो उसकी जुताई गुड़ाई अच्छे से उसको कर सकता था। क्योंकि जब कर सकेगा तभी तो कोई उपजाएगा, अगर नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति को देने से क्या फायदा है। मैं इनको भी इंस्टीट्यूट पकड़ा दूं कि लो भैया आप इंस्टीट्यूट चलाओ, और इनके बस की नहीं हो कि इंस्टीट्यूट कैसे चलता है, तो क्या करेंगे, इनसे छीन के दूसरे को देना पड़ेगा ना। तो वही चीजें हैं कि जो कृषक तो भूमि खंडों में कर चुकाने वाले किसान हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अंतिम बात यह थी कि राज्य के कई फॉर्म, राज्य के आगे महत्वपूर्ण स्रोत थे, बहुत सारे फर्मों से वहां पे आय आती थी। करें कि कृषि अधीक्षक द्वारा कृषि की जो व्यवस्थाएं थी, दास के भाड़े श्रमिक उन्हें जोतते कोड़ते थे, जल पूर्ति की व्यवस्था करवाता था, कृषकों की सिंचाई सुविधा प्रदान करता था, संगठित श्रम, समुचित सिंचाई की सुविधाएं मदद करती थी। गंगा घाटी का एक जो बड़ा भाग था कृषि क्षेत्र के अंतर्गत था। गंगा का जो क्षेत्र था वो काफी ज्यादा, वहां पर जो लोग थे वो सिंचाई पर ही निर्भर थे, वहां के कृषि पर निर्भर थे। गंगा क्षेत्र ही जो नदियों का किनारा लोग बसने का यही कारण था कि कृषि वहां पर अच्छी हो जाती थी। व्यापार और उद्योग की बातें इनके करते हैं तो मौर्य साम्राज्य में अनेक अधीक्षक की मदद से व्यापार और उद्योग स्थापित करता था। कि अकेला व्यक्ति तो उद्योग नहीं चला सकता, बहुत सारे लोग मिलके। वाणिज्य अधीक्षक व्यापार प्रभावी होता था, बाजार को देखता था। तोलों और मापों का अधीक्षक सही तोल माप की सुनिश्चित करता था। पोतों का अधीक्षक जो होता था जल परिवहन को देख रेख करता था कि नाव आ रही, नाव जा रही, कब आ रही है, तो उनके आवागमन से शुल्क वसूलता था। कर अधीक्षक
आंतरिक और बाहरी वाणिज्यिक वस्तु पर सीमा शुल्क वसूलता था। बुनाई अधीक्षक जो था बुनाई उद्योगों से जो मुख्य रूप से महिला श्रमिकों द्वारा संचालित होता था, देख रेख करता था। मद अधीक्षक जो शराब की दुकानें होती थी मद, उनसे पैसा वसूलता था, क्रय की दुकानों को जो संभालता था पैसा लेता था। नमक और मद व्यापार में राज्य का एकाधिकार था, पूर्ण एकाधिकार था कि राज्य जो है इन पर जितना चाहे उतना टैक्स लगा सकती है। खनन और धातु कर्म जो था मौर्य के राजनीतिक आर्थिक शक्ति के आधार थे। खनन करके जो खनिज वगैरह निकाले जाते थे तो उसी के आधार पर देख रेख करना धातु कर्मों के विशेषज्ञ अधीक्षक होते थे, उसके लिए पुरानी खानों में विकसित करता था, नई खानों का पता लगाने का काम करते थे। जैसे आज भी होते हैं इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, वो लोग जाते हैं ढूंढते रहते हैं सर्च करते हैं कहाँ पे खाने कहाँ पे नहीं है। तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, डामर इसको का काम किए थे। साहित्यिक साक्ष्यों का पता चलता था। तो लोहे के कम अन्य धातुओं की अपेक्षा कम खर्चीला था। लोहा जो था उसे निकालना आसानी से निकल जाता था, कम खर्चीला होने के नाते उसका उपयोग कहीं न कहीं ज्यादा होता था। धातु के खनन और मौर्य की राज्य नीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य थे कौटिल्य बतलाता था। कौटिल्य जो थे उनका काफी योगदान था। खनन से कोषागार बनता था। तत्काल ताकत कोषागार निहित होती थी, धरती के कोषागार ताकत प्राप्त होती थी। कर प्रणाली में वही है कि बटाईदार या किसी भी भागों में देखा जाए तो राजकीय हिस्सा था। कभी कभार क्या होता था कि चौथाई कभी आधा हिस्सा प्राप्त करता था, कि जो भूमि का मालिक होता था जिसको दिया है भूमि तो उसे एक चौथाई या तो ले ले या तो कभी आधा हिस्सा, कभी देख रहे कि आधे पे देना खेत को, आधा जो करेगा वो दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सीमा शुल्क वगैरह जो था कि जो सीमा से कभी बाहर जब कोई वस्तु जाती थी कभी अंदर आती थी तो उस पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। ठीक है।